हेलो गाइस और मिस्टर कंट्रोवर्शियल में आप सबका स्वागत है। आज अगर इंडिया न्यूक्लियर पावर पे इतने बड़े स्टेज पे है तो उसके पीछे रशिया का ही हाथ है। और इसमें अगर हम बात करें तो रशिया ने हमें बहुत सारी नॉलेज और बहुत सारी टेक्नोलॉजीज देने में बहुत मदद की है। पर इस बार रशिया ने हमें एक नया ऑफर दिया है। और ये जो ऑफर है, कि छोटा सा ऑफर नहीं है, बहुत बड़ा ऑफर है कि रशिया का जो न्यूक्लियर बहुत फेमस न्यूक्लियर कंपनी रोसाटॉम ने अपनी जो टेक्नोलॉजी है उसको शेयर करने के लिए, ट्रांसफर करने के लिए ऑफर किया है, जो कि स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर। और इस पे रशिया की पूरी सहमति है कि वो इस टेक्नोलॉजी को भारत को ट्रांसफर करना चाहती है करके। जो न्यूज़ है ये 2-3 दिन पहले की ही न्यूज़ है। अगर हम डेट देखें तो ये डेट है 3 फरवरी की। ये न्यूज़ है रिसेंटली। दोस्तों, निर्मला सीतारमन जी ने स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स के R&D के लिए 20,000 करोड़ का बजट सेट असाइड किया था। हम देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत बड़ा एक अमाउंट है ये न्यूक्लियर एनर्जी के लिए रखा गया है। रशिया का ये ऑफर बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि अगर हम देखें तो पिछले महीने दो और कंट्रीज इंडिया के न्यूक्लियर पावर प्लांट के सेक्टर में जुड़ना चाहती है। अगर हम पिछले महीने की ओर गौर करें तो जो बाइडेन की सरकार, इंडिया के कुछ न्यूक्लियर एंटिटीज थी जिस पे बहुत सारे बैन लगे हुए थे, जाते जाते जो बाइडेन की सरकार ने इन बैनों को निकाल दिया। यहाँ पे देखिए हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी बैठे हैं इस मीटिंग में, और उसके बाजू में यूएसए के उस टाइम के एनएसए के जो एजेंट थे, जो मिनिस्टर थे, वो बैठे हुए हैं। और इन दोनों की इसी टॉपिक पे मीटिंग हुई। और इसके बाद फ्रांस ने भी इंडिया के साथ न्यूक्लियर कॉपरेशंस को बढ़ाने के लिए इंडिया को नए नए ऑफर दिए हैं, जिसमें इंडिया और फ्रांस की अभी बातचीत चालू है। और रशिया का जो है ऑफर है, ये बहुत स्ट्रेटेजिकली जियोपॉलिटिकल ऑफर है, क्योंकि इससे बस रशिया को ही नहीं, बाकी की कंट्रीज को भी अब इंडिया के न्यूक्लियर सेक्टर में जुड़ना है। और ये इंडिया को एक एडवांटेज सिचुएशन में ला देता है। तो चलिए इसी टॉपिक पे बात करते हैं कि क्या है ये स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर, और क्यों इंडियन गवर्नमेंट इतना बड़ा बजट स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर के लिए लगा रही है। इसके साथ साथ हम एक और टॉपिक पे बोले कि जो है कि इंडिया को किस किस साइड जाना चाहिए फॉर स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर। क्या वो रशिया होनी चाहिए या फिर वो यूएसए होनी चाहिए। पहले हम रशिया की बात करें तो रशिया की जो जानी मानी स्टेट ओन कंपनी है रोसेटोम, जो रशिया की न्यूक्लियर एनर्जी को ओवरसी करती है, उनके तरफ से फॉर द फर्स्ट टाइम इंडिया के लिए स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर का ऑफर है। ये ऑफर क्या है, ये जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर क्या होता है। अब तक हमारे पास जो भी न्यूक्लियर रिएक्टर्स है वो है लार्ज कन्वेंशनल रिएक्टर्स। और ये हमारे पास जो भी न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं वो टोटल एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि 24 है, जो हमने अलग अलग स्टेट्स में सेटअप किए हुए हैं। और इसमें से कई पावर प्लांट्स तो ऐसे हैं जिसमें रशिया ने खुद हमें पर्सनली मदद की है। अगर हम इन रिएक्टर्स के बारे में थोड़ा सा और जाने तो ये है 700 मेगावाट के रिएक्टर्स। और इनके पास दो प्रॉब्लम्स है। पहला तो है टाइम और कॉस्ट। इनको बनाने में बहुत टाइम लग जाता है, और इनकी जो कॉस्ट है वो भी बहुत है इन टर्म्स ऑफ मेकिंग इट। अब इसमें एक मेन इशू ये होता है कि लैंड एक्विजिशन, क्योंकि इतने बड़े न्यूक्लियर रिएक्टर के लिए बहुत सी लैंड लेनी पड़ती है। उस लैंड को ढूंढने में ही बहुत समय चला जाता है। और जब वहाँ की लैंड मिल जाती है तो वहाँ के जो लोकल लोग हैं वो बहुत प्रोटेस्ट करते हैं, सोच के कि अगर कुछ न्यूक्लियर रिएक्टर में प्रॉब्लम आती है तो उनके लाइफ को डायरेक्ट थ्रेट होगा। फॉर एग्जाम्पल जी, भोपाल गैस स्ट्रेटजी, जहाँ पे बहुत सारे लोग मारे गए थे। इसी डर की वजह से लोग भी बहुत प्रोटेस्ट करते हैं। और इन्हीं दो रीजंस के वजह से लार्ज कन्वेंशनल रिएक्टर्स का रिप्लेसमेंट लाया गया था स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर, जो बस 300 मेगावाट की ही एनर्जी जनरेट करते हैं। अब दोस्तों अगर हम देखें तो इस स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स का एक कौन ये है कि ऑफ कोर्स लार्ज कन्वेंशनल रिएक्टर्स से कम एनर्जी जनरेट करते हैं। पर इसका अगर हम प्रोज देखें, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स का जो प्रोज है उसमें यह आता है कि उसकी जो साइज है बहुत छोटी है कंपेयर टू द लार्ज कन्वेंशन रिएक्टर्स। इसका जो सेकंड प्रो है वो ये आता है कि ये मॉड्यूलर है, यानी कि इसको कहीं पे भी बनाया जा सकता है। इसे अलग अलग लोकेशंस में बनाया जा सकता है, और फिर जहाँ पे रिक्वायरमेंट है वहाँ पे इसे सेटअप किया जा सकता है, कंपेयर टू लार्ज कन्वेंशन रिएक्टर्स जहाँ पे बस एक ही जगह में उसको बनाया जा सकता था। अब ये अलग अलग जगहों में इसका काम को डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है, और फिर इसे एक जगह में सब ला के सेटअप किया जा सकता है।
और इसका जो तीसरा प्रो है वो ये है कि ये लार्ज कन्वेंशन न्यूक्लियर रिएक्टर्स की तरह ही एनर्जी जनरेट कर सकता है। हालांकि उतनी एनर्जी जनरेट करने के लिए हमें मल्टीपल स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स को लगाना पड़ेगा, विच इज़ वेरी इफेक्टिव एंड ए स्मार्ट मूव बाय द गवर्नमेंट। तो अगर हम देखें तो इसकी जो साइज़ है 5 से रिएक्टर्स की वो बहुत कम होगी और उतनी ही एनर्जी जनरेट होगी जितनी एक लार्ज कन्वेंशन न्यूक्लियर रिएक्टर की होती है। इनकी जो साइज़ है 5-6 रिएक्टर्स की, 5 स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स की, वो मिला के भी कम होगी कंपेयर टू ए लार्ज कन्वेंशनल रिएक्टर्स। तो यहाँ पे लैंड के लिए भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है और इसे अलग-अलग जगहों में असेंबल करके एक जगह मिला के सेटअप किया जा सकता है दोस्तों। और अगर हम इसका प्लस पॉइंट देखें तो जो लैंड एक्विजिशन का जो चैलेंज था, जो प्रोटेस्ट लोग करते थे, वो अब होगी नहीं। एंड ज़रूरी नहीं कि इस स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर को सेटअप बस लैंड पे किया जाए। रशिया ने अपने स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर को एक शिप पे सेटअप किया है और इसका जो बेस्ट पार्ट ये है कि रशिया इसको जहाँ चाहे वहाँ पे डिप्लॉय कर सकती है, जहाँ पे उन्हें लगे कि एनर्जी की अब शॉर्टेज है, कमतरता है। इसका एक और प्रो में अगर हम देखें तो चाइना का ही एग्जांपल, जहाँ पे चाइना ने अपने स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स को ऐसे बनाया कि वो एक बहुत हाई टेम्परेचर को सस्टेन करके बहुत सारी एनर्जी जनरेट कर सकता है, जो कि एक बहुत एफिशिएंट वे है एनर्जी जनरेट करने का। इस पे चाइनीज न्यूक्लियर साइंटिस्ट ने बहुत अच्छे से काम किया है और इन्हीं फायदों की वजह से हमारे बजट मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने इसके लिए 20,000 करोड़ का बजट बाजू में रखा है। तो फिर रशिया ने इसमें एकदम से इंटरेस्ट क्यों लिया है? अगर हम देखें, इसकी जो कॉस्ट है वो 5 रिएक्टर्स की है, 20,000 करोड़, और इंडिया को इसको जल्द से जल्द सेटअप करना है। अगर हम टाइम लिमिट देखें तो अब से 8 साल के बाद इंडिया को ये रेडी चाहिए, यानी कि 2033। निर्मला सीतारमन जी ने अपने बजट के स्पीच में ये भी कहा था कि वो द एटॉमिक एनर्जी एक्ट एंड द सिविल लाइबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट को अमेंड करेगी, जिसकी वजह से जो भी बाकी के प्राइवेट सेक्टर्स में जो कंपनीज है वो भी अब इंडिया के न्यूक्लियर एनर्जी में हिस्सा ले सकेंगे। बट द मेन रीज़न जिसकी वजह से रशिया ने हमें ये ऑफर दिया था वो ये है कि यूएस ने इंडिया के 3 मेन न्यूक्लियर एंटिटीज़ के ऊपर जो बैन है उसको हटा दिया है। अगर हम देख सकते हैं BARC, IGCAR और IRE, इन पे जो बैन थे यूएस ने उनको अपलिफ्ट कर दिया है, निकाल दिया है। इसी के लिए और जो जियोपॉलिटिकल कंपटीशन है उसमें जीतने के लिए रशिया ने इंडिया को ये बहुत बड़ा ऑफर दिया है। रशिया यही चाहती है एट द एंड ऑफ द डे कि हम आपको ये जो टेक्नोलॉजी है ये ट्रांसफ़र कर देंगे, पर आप यूएस के साथ जो ये न्यूक्लियर एनर्जी के जो कोऑपरेशन है उसे आगे ना बढ़ाए। अगर हम जियोपॉलिटिकली यूएस की साइड देखें तो यूएस चाइना के अगेंस्ट एक न्यू एलाई को क्रिएट करना चाहता है ताकि वो इंडो पैसिफिक रीजन में एक बहुत अच्छी पकड़ जमा सके। इसीलिए वो इंडिया को ये टेक्नोलॉजी देके इंडिया को तैयार करना चाहता है और इंडिया के साथ एक फ्रेंडशिप को एस्टैब्लिश करना चाहता है। अगर बात आती है तो इंडिया को क्या करना चाहिए? रशिया से मदद लेनी चाहिए या यूएस से? अगर हम रशिया का देखें तो रशिया इंडिया का एक बहुत ही पुराना मित्र है और रशिया ने हर वक्त ही इंडिया को न्यूक्लियर एनर्जी के फील्ड में बहुत मदद की है, इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी, इन टर्म्स ऑफ बजट, इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग। और वो भी बहुत ही एडवांस न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी रशिया ने इंडिया को हर वक्त दी है। अगर हम अमेरिका की बात करें तो ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी तो बहुत दूर की बात है। अमेरिका ने हमें कभी भी छोटी से छोटी टेक्नोलॉजी भी न्यूक्लियर सेक्टर में कभी ट्रांसफ़र नहीं की है। तो अभी इंडिया को एक बहुत सोच समझ के सही डिसीजन लेना होगा जो इंडिया के फ्यूचर को अफेक्ट करेगा या फिर इंडिया के फ्यूचर को आगे लेके जाएगा। तब तक के लिए वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। टिल देन बाय।